कमला सिंह तरकस और आज हमारे सामने जिनसे हम बात करने जा रहे हैं अशोक मिशन क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपने अपनी सेवाएं विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों में लोगों को ट्रेंड करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में देश में समतावादी विचारधारा स्थापित हो, समाजवादी सोच आगे बढ़े, लोगों में भाईचारा बढ़े, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की उस सोच को लेकर के आप लगातार सक्रिय हैं। और मैंने कई बार आपको मंचों पर बड़ी प्रखरता से बात करते हुए देखा है, कभी रामधारी सिंह दिनकर की बात तो कभी और साहित्यकारों को लेकर के आप लोगों के भीतर एक हलचल पैदा कर देते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कैसे उस जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है उससे कैसे हम जुड़ सकें। और आपने कई किताबें भी लिखी हैं। आपने उन किताबों में जो जातीय ये एक समस्या बन करके उभरी है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि, हमारा देश गण व्यवस्था वाला देश था, वर्ण व्यवस्था वाला देश नहीं था। तो गण व्यवस्था में जो विभिन्न जातियां हैं ये कहीं स्थान की सूचक हैं, तो कहीं जो गण थे, शाक्य गण, कोलीय गण, इस तरह की इन सारी चीज़ों पर आपने बड़ी विस्तार से अपनी स्थापना दिया है, किताब लिखी है। लेकिन आज हम उतनी ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप पहले अपना परिचय बताएंगे और फिर अपनी ऐसी मुख्य बातें ज़रूर बताएं जो हमारे नौजवानों को आज के संदर्भ में प्रासंगिक हैं और उन्हें दिशा निर्देश करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको मौका दिया अपनी बात रखने का। तो मेरा नाम संजय कुमार मौर्य, मैं प्रदर्शी अशोक मिशन का प्रवक्ता हूँ और विगत 20 वर्षों से मानववाद की स्थापना के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और अभी आपने कहा कि भारत में जो जातियों का ये समस्या है, मूल समस्या, भारत में 6743 जातियाँ हैं। तो ये जातियों की उत्पत्ति, जैसा कि डीएनए टेस्ट में भी दिया है कि 80 से 1900 वर्ष पहले भारत में जातियों की उत्पत्ति हुई है। इसका इतिहासकारों ने भी 6वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में ईस्वी सन 1 से ही जातियों की उत्पत्ति को माना है। केसी श्रीवास्तव ने भी अपने प्राचीन इतिहास की पुस्तक में भी लिखा है कि श्रीवास्तव जाति की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में है, तो उससे पहले कहाँ लोग थे। इसका मतलब कि भारत में जातियाँ जो है वो नहीं थी, गण व्यवस्था था। और जो लोग आज अपने नाम के आगे जो टाइटलें लगाते हैं वो प्राचीन गणतंत्रों की है या फिर महाजनपदों की टाइटलें हैं। जैसे काशी से काची हो गया है, काशी जो है संस्कृत का शब्द है, काची जो है वो पाली का शब्द है। तो इससे देखें तो शब्दों का सिर्फ भाषाओं की वजह से परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं है। इस तरह से आज कोली लोग हैं, कोली से कोरी हो गए हैं, फिर कोयरी हो गए हैं। इस तरह से मोरी लोग हैं, ये सब प्राचीन कोली गणतंत्र के लोग हैं। इस तरह से मोरी गणतंत्र था, तो मोरी आज भी हैं, जो कि आज मोरी इंदौर और राजस्थान में राजपूत जाति में आते हैं। और इस तरह से एक ही टाइटल विभिन्न 4-5 जातियों में भी मिलती है। क्षत्रिय में भी है, तो दलित में भी है, ब्राह्मण में भी है, पिछड़े में भी है। ये चीज़ आपकी सच है। जैसे परमार सोलंकी उत्तर प्रदेश में राजपूत जात में आते हैं, परमार सोलंकी गुजरात में दलित जात में आते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम लोग मौर्य हैं, अब आप चले जाए साउथ में तो वो प्रकृत भाषा में मोरी को मुरिया कहा जाता था। आज भी लोग हैं, वो भी पिछड़ी जात में या कहीं कहीं अपर कास्ट में भी हैं। तो अगर पूरे देश का पूरा अगर सही विश्लेषण किया जाए तो किसी स्टेट में वो उच्च वर्ग में है, तो किसी स्टेट में जो है वो पिछड़ी वर्ग में है, किसी स्टेट में वो निम्न वर्ग में है। इस तरह से मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण वो ऐसा हो गया है। इसे एक बृहद पैमाने पर लोगों को जागरूक करके जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर भारत को हमें अमेरिका, रूस, जापान, चीन के मुकाबले अगर खड़ा करना है तो सबसे पहले है कि ये जो समीकरण है, जाति समीकरण है, जो जाति मेंटली, जाति सोच हम लोग के अंदर है, ये जब तक नहीं खत्म होगा तब तक भारत एक महान राष्ट्र नहीं बन सकता है। क्योंकि महान सम्राट अशोक ने अपने समय में इन सब सारी चीज़ों पर इसको ख़त्म करके भारत को एक महान राष्ट्र बनाया था, जिसकी गूंज आज भी लोक परंपराओं के माध्यम से और राष्ट्र कवि दिनकर के कविताओं में झलकता है। जैसा कि उन्होंने राष्ट्र कवि दिनकर ने भारत को सोने की चिड़िया कहा और उसको तुलना आज
भारत से करते हुए उन्होंने एक कविता लिखा कि अस्तु आज गोधुली लग्न में गंगे मंद मंद बहना, गांव नगरों के समीप चल दर्द भरे स्वर में कहना, संप्रत जिनकी दरिद्रता का करते हो तुम उपहास, वहीं कभी मैंने देखा है मौर्य वंश का विभव विकास। और घूम रहा पलकों के भीतर सपनों सा गद विभव विराट, आता है क्या याद मगध का सुर सरिवा अशोक सम्राट। ये कविता उन्होंने भारत की दरिद्रता और अशोक महान के से तुलना करते हुए लिखा है। गंगा की तरफ इशारा करते हुए बातें करते हैं कि ऐ गंगे तू भारत की दरिद्रता का उपहास मत उड़ा। क्यों? क्योंकि इसी भारत की धरती पर कभी मैंने मौर्य काल में भारत को समृद्धशाली वैभवशाली अर्थात भारत को सोने की जरिया बनते हुए देखा, इसलिए तू भारत की दरिद्रता का उपहास मत उड़ा। तो भारत आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से इतना ऊपर उठ चुका था कि उसकी तुलना आज हम आधुनिक युग में नहीं कर सकते। जरा आप सोचें कि उस समय दुनिया की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी 23 यूनिवर्सिटी चलता था, तब अमेरिका जैसे देश के लोग नंगे पेड़ों पे रहते थे। आज वो अमेरिका हमसे कहाँ है और हम कहाँ हैं। इसका मतलब हमने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। जब यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो रहा था, तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना ब्रिटेन में हो रहा था। यानी यहाँ पर शिक्षा का सूर्यास्त हो रहा था और वहाँ सूर्योदय हो रहा था। यहाँ जागरण हुआ, वहाँ पुनर्जागरण हुआ। पश्चिम में पुनर्जागरण हुआ है, जो 16वीं शताब्दी में कहा गया। और भारत में जब महावीर स्वामी और तथागत गौतम बुद्ध ने बौद्धिक आंदोलन छेड़ा, तो भारत में जागरण हुआ। यानी भारत के लोग जागृत हुए, तभी तो यूनिवर्सिटी की स्थापना की, विद्यापीठ की स्थापना की। वो सब आज खंडहर हो गया। इस पर दुखी होकर के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी कलम चलाते हुए लिखते हैं कि यह खंडहर उनका जिनका जग कभी शिष्य और दास बना था, यह खंडहर उनसे जिनसे भारत भू का इतिहास बना था। ये वही खंडहर है जिसमें भारत के लोग पढ़ करके पूरी दुनिया को अपना शिष्य बना लिए थे। भारत दुनिया का गुरु देश था, शिक्षक देश था, अर्थात भारत विश्व गुरु था। तो कहना ना होगा कि तथागत गौतम बुद्ध सम्राट अशोक महान ने इस देश को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि वैसा नेतृत्व, वैसा गुरु इस देश में फिर से पैदा होना चाहिए। ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भारत में ऐसे लीडर पैदा करें जो भारत को फिर से विश्व गुरु बना सके और महान बना सके। क्योंकि विश्व गुरु तो आप तभी बन सकते हैं जब दुनिया के तमाम देशों से अलग कोई चीज़ की खोज करके आप उनको बताएंगे, तभी आप गुरु बन सकते हैं। संजय भाई, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि ये भारत नाम, लोग तरह तरह की बात बताते हैं, भारत नाम किसके नाम पर पड़ा? इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें संक्षेप में। इसमें दो तरह की लोग अब चूँकि बातें छेड़ दी है। एक तो ऋषभ देव के जो जैन आदि देव थे तीर्थंकर, उनके पुत्र के नाम पर, उनके पुत्र का नाम भरत था, तो लोग तो कहते हैं कि उन्हीं के नाम पे भारत पड़ा। और कुछ लोग इस तरह की भी मान्यता है कि जैसे भा धन रथ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भा धन रथ, रथ माने होता है लगातार, भा माने तेज प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। जिस देश से ज्ञान का प्रकाश निकलकर निरंतर पूरी दुनिया में फैला, उस देश को भारत कहा गया। जी अच्छा, ये द्रविड़ शब्द का कुछ बताएंगे? द्रविड़ शब्द की शुरुआत? द्रविड़ियन एक सभ्यता है, द्रविड़ एक सभ्यता है। अब जैसे भारत में द्रविड़ सभ्यता ही प्राचीन। कुर्सी लेके बैठ जाइए, आप आदिदेव ऋषभ देव कुर्सी लेके बैठ जाइए। उसी परंपरा, यानी वो श्रमण परंपरा की, श्रमण परंपरा भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है। वहीं पीछे बैठे, आराम से बैठ वो जाइए। ऋषभ देव है। और उनके बारे में जहाँ तक जानकारी इतिहास से मिलता है कि मानव पहले असभ्य था, उसको सभ्य बनाने का काम ऋषभ देव ने किया। उन्होंने जैसे परिवार का लीजिए, जिससे शादी होगी वो आपकी पत्नी कही जाएगी, उससे जो पुत्र पुत्रियां पैदा होंगी वो आपके बेटे और बेटी कही जाएगी। इससे पहले ये परंपरा नहीं थी। विवाह संस्था की ये संस्था की इस तरह की परंपरा, ये सब सारी परंपराएं नहीं थी। सामाजिक व्यवस्था उन्होंने दिया। तो यूँ कहें कि जो मानव असभ्य था उसको सभ्य बनाने का जो पहला काम अगर किसी ने किया तो वो ऋषभ देव ने। अच्छा, एक सवाल संक्षेप में, ये जो गोत्र व्यवस्था है, ये श्रमण संस्कृति
से है या ब्राह्मण संस्कृति से है, और इसका संबंध रक्त से है या गुरु परंपरा से है? ऐसे तो गोत्र परंपरा कुछ लोग, अब तो जो आता है इतिहास में वो पुरोहित का माना जाता है, लेकिन गोत्र का जो अर्थ है वो गोत्र माने गोतिया यानी जात भाई, यानी एक ही खानदान। गोत्र का मतलब एक ही खानदान। तो भारत में अधिकांश आप देखेंगे कि लोगों का गोत्र कश्यप है, और श्रमण परंपरा के लोग ही कश्यप गोत्री है। बाद में इसमें बड़ा अब परिवर्तन होता है ना, जो सामाजिक सांस्कृतिक जब परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीज़ों का घालमेल हो जाता, तो ये घालमेल हो गया। लेकिन अधिकांशतर आप देखेंगे जैसे कुर्मी है, कोयरी है, दलित में भी, मतलब हमारे SC ST OBC में बहुत सारी जातियों में ये कश्यप गोत्र है, बहुत सारे ब्राह्मणों में भी है, बहुत सारे मतलब राजपूत जातियों में भी है। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे में तो कश्यप। और बाद में जब सम्राट हो का इतना बेहतर, तो जैसे आज अमेरिका है, आर्थिक रूप से संपन्न है, तो लोग अमेरिका जाके बसना अपना शान समझते हैं। उस तरह से आज से 2200-2300 वर्ष पहले भारत में आके बसना लोग शान समझते थे। बहुत सारे विदेशी लोग भी तो यहाँ आके बसे, नहीं तो जो द्रविड़ियन संस्कृति लोग हैं उनके जो हाँ आप देखेंगे चेहरे हैं वो काले हैं, लेकिन आज आप भारत में देखेंगे तो हर जाति में मिश्रण है, मिश्रण हो गया, काले भी हैं तो गोरे भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग भारत के बाहर से जो आए तो यहाँ पर उनका रोटी बेटी का रिश्ता हो गया, क्योंकि जाति प्रथा उतनी थी नहीं, तो इसलिए शादी संबंध होने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज अमेरिका में तमाम भारतीय मूल के लोग भी वहाँ के अमेरिकन मूल के लोगों से शादी कर रहे हैं ना, कल को वहाँ से आने का सिस्टम ख़त्म हो जाए तो फिर वहीं बस जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ भी हुई, वो यहाँ भी है, हो गया। देखिए, आज हम बात कर रहे थे संजय मौर्य जी से, और आप एक ऐसी शख्सियत हैं, बहुत खास शख्सियत हैं, साधारण से दिखने वाले इस व्यक्ति ने अपने एक योद्धा व्यक्तित्व का परिचय दिया है। और आपको बताते चलूं कि आपसे अभी बहुत सारी बातें करनी है, भविष्य में हम बात करेंगे, आपसे तमाम चीज़ें निकाल करके हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये तो आज पहली शुरुआत है। एक केवल बात कर दे रहा हूं जिस पर आगे बात करूंगा, कि इन्होंने समाज के इस परिवर्तन के लिए अपने को इस तरह से समर्पित कर दिया कि अपने निजी जो अपने गृहस्थ जीवन को भी इन्होंने परित्याग किया है, और ये अपने आप में एक संघर्ष की गाथा है, एक बहादुरी का परिचय है, जिस पर फिर कभी बात करेंगे। आज आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं द तर्कस की ओर से कमला सिंह तर्कस और संजय मौर्य जी फिर आपसे मिलेंगे, फिर हमको समय दीजिएगा। धन्यवाद।